नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिभाशाली मंच पर हम फिर आपका हृदय से स्वागत करते हैं। इस मंच के माध्यम से हम प्रतिदिन आपके समक्ष एक नए साहित्यकार और उनकी साहित्यिक यात्रा से आपको परिचित कराने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपसे मिलाते हैं डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी को, जिन्होंने 60 से अधिक राष्ट्रवादी पुस्तकों का लेखन और संपादन किया है। 60 पुस्तकों के लेखक डॉक्टर राकेश कुमार आर्य का जन्म 17 जुलाई सन 1967 को ग्राम महावड़, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। विधिवेत्ता होने के साथ ही यह प्रखर वक्ता भी हैं। डॉक्टर राकेश आर्य ने साहित्य में प्रथम पग अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय छात्र धर्म और अहिंसा के प्रकाशन के साथ रखा। इन्होंने अब तक 60 पुस्तकें लिखी हैं। इनमें प्रमुख हैं भारतीय छात्र धर्म और अहिंसा, राष्ट्र की चुनौतियां और समाधान, स्वातंत्र्य, वीर सावरकर व्यक्तित्व चिंतन, सुनो राष्ट्र की पुकार, वैदिक धर्म में गौ माता तथा गीता का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आदि। डॉक्टर आर्य गौरक्षा, धर्म रक्षा व राष्ट्र रक्षा सम्मेलनों में देश के विभिन्न अंचलों में जाकर जन जागरण करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए इनका उगता भारत ट्रस्ट महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इस ट्रस्ट के माध्यम से डॉक्टर आर्य भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति संचालित कर रहे हैं। इस दिशा में इन्होंने भारत के 1235 वर्ष के स्वाधीनता संग्राम को सन 722 ईस्वी से सन 1947 तक 6 खंडों में प्रकाशित किया। इस समय डॉक्टर राकेश आर्य उगता भारत राष्ट्रवादी अखबार के संपादक हैं। यह राष्ट्रीय प्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्य विद्यापीठ रोहिणी दिल्ली सहित 40 संगठनों के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में अमेरिका स्थित NRI एसोसिएशन द्वारा इनके व्याख्यान भी प्रसारित किए जाते हैं। डॉक्टर राकेश आर्य को अनेकानेक सम्मान मिले हैं और इनमें प्रमुख हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पुरस्कार, इतिहास संबंधी शोध कार्य पर डॉक्टरेट की मानद उपाधि, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह द्वारा उत्कृष्ट लेखक सम्मान इत्यादि। आज इनका साक्षात्कार ले रहे हैं अजय कुमार आर्य। अजय कुमार आर्य का जन्म 18 अक्टूबर सन 1977 को हुआ। यह राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत लेखन एवं प्रकाशन कार्य से जुड़े हैं और इस समय उगता भारत समाचार पत्र के राष्ट्रीय कार्यकारी प्रभारी हैं। तो आइए मिलते हैं बहुमुखी प्रतिभावान डॉक्टर राकेश आर्य जी से उनके साक्षात्कार के माध्यम से। नमस्कार, मैं अजय आर्य, उगता भारत समाचार पत्र से। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राष्ट्रभक्त, इतिहासकार और भारतीय संस्कृति से प्रेम रखने वाले डॉक्टर राकेश कुमार आर्य। मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय स्वयं थोड़ा सा संक्षिप्त में दें। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा कोई विशेष परिचय नहीं है, लेकिन पूछा गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी अभी तक कुल 62 पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की गई हैं। इनमें से विशेष रूप से जो मेरी पुस्तक भारत का 1235 वर्षीय स्वाधीनता संग्राम 6 खंडों में प्रकाशित हुई है और यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित की गई है। इसमें मैंने 712 से लेकर के 1947 तक के 1235 वर्ष के उस समय इतिहास को प्रकट करने का प्रयास किया है, जिसमें हमारे वीर वीरांगनाओं ने, देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, देश के धर्म की रक्षा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया या किसी न किसी प्रकार से क्रांतिकारी कार्य किए। मेरे पुस्तकों में विशेष रूप से इन पुस्तकों के अलावा शिवाजी महाराज पर, बंदा बैरागी पर और राजा दाहिर सेन पर भी विशेष काम किया गया है, ताकि उनके बारे में भी लोगों को जानकारी हो। शिवाजी का जो राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ, उस राज्य को मैंने हिंदवी स्वराज्य, जो उन्होंने स्वयं ने ही बोला था, स्वयं ने स्थापित किया था, वो नाम देने का प्रयास किया। और उसका कारण केवल एक रहा है कि वह हिंदवी स्वराज्य का अर्थ उस समय के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें और उसको आज के परिप्रेक्ष्य से मिलान करें तो वह हिंदू राष्ट्र ही था। ऐसा प्रयास, ऐसा वंदनीय प्रयास उस पुस्तक के माध्यम से मैंने प्रकट करने का प्रयास किया है। आपकी पुस्तकों का लेखन का उद्देश्य क्या होता है डॉक्टर साहब, जरा ये इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपका प्रश्न एकदम ठीक है, मैं बताना चाहूंगा इस पर। राष्ट्रवाद को स्थापित करना,
राष्ट्रवाद की चेतना किस प्रकार भारत के कण कण में रची बसी है। वैदिक संस्कृति का मूल आधार, मूल स्रोत यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद को बलवती करने वाला है। रामायण और महाभारत या उपनिषद या कोई भी ग्रंथ हमारा जो भी, चाहे राजनीति से प्रेरित है, चाहे धार्मिक वाद को प्रोत्साहित करने वाला है, वह सारा का सारा ही जो है हमारा कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बलवती करता है। मानवतावाद ही हमारे राष्ट्रवाद का मूल स्रोत है और यही हमारी मूल चेतना है जिसने हमारे देश को संपूर्ण विश्व का गुरु बनाने का मार्ग प्रशस्त किया और वह बहुत देर तक विश्व गुरु के रूप में काम भी करता रहा। विश्व शक्ति के रूप में नहीं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं, विश्व शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि विश्व गुरु के रूप में। और विश्व गुरु का अभिप्राय यहाँ पर हो जाता है कि वो विश्व का पथ प्रदर्शक है, प्रत्येक क्षेत्र में उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। मनुष्य की आत्मिक चेतना को, आत्मशक्ति को, आत्मबल को इतना प्रबल कर देना कि उसकी जो है यहाँ से मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए और जीते जी उसको प्रत्येक प्रकार के अधिकार प्राप्त हों, ये भारतीय मूल चेतना है। इस चेतना के आधार पर साहित्य का सृजन करके उसका प्रचार प्रसार करना मेरा मूल उद्देश्य है, मेरे लेखन का मूल उद्देश्य है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया अपना उद्देश्य और ये भी बताया कि विश्व गुरु का मतलब क्या है। अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय संविधान के कुछ आपत्तिजनक अनुच्छेद, बहुत चर्चित रही है और ये पुस्तक ये है, जरा मैं आप दर्शकों को दिखाना चाहूंगा और डॉक्टर साहब से जो है विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस पुस्तक पे भी विशेष रूप से थोड़ा प्रकाश डालिए। भारतीय संविधान के कुछ आपत्तिजनक अनुच्छेद के बारे में अजय जी आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा और ये जो पुस्तक है मेरी, ये 2012 में प्रकाशित हुई थी। दरअसल इसके बारे में जो मेरी सोच रही, मेरा चिंतन रहा वह केवल एक था कि भारत के संविधान में जितना भी कुछ लिखा पढ़ा गया, जितना वो बनाया गया, उसको भानुमति का पिटारा कहा जाता है और ये सारा का सारा उधारा लेकर के बना दिया। मैं संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए, इसके निर्माताओं का सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा कि इसके उपरांत भी इसमें कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें रह गई, विरोधाभासी बातें रह गई, जिन पर आपत्ति होना स्वाभाविक है। धारा 370 पर भी मैंने इसमें लिखा था, जो अब निरस्त हो गई है, आप जानते हैं। 35 से भी निरस्त हो गई है, उसको भी मैंने इसमें लिखा था। 371 इनसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं घातक है। 347 को आप देखिए, 347 में भारत की जो भाषा है हिंदी के साथ साथ हिंदुस्तानी, जो एक काल्पनिक भाषा नेहरू और गांधी ने बनाई, उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उसमें इंग्लिश बना दिया गया, उर्दू के शब्दों को भर दो, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि आप राष्ट्रभाषा की बात कर रहे हो, यदि आप हिंदी की बात कर रहे हो, तो उसके साथ उसका विकृत स्वरूप विकसित करने की बात क्यों करते हो? ये गलत है। जी। भारत के संविधान के अनुसार जो कुछ चीजें नहीं बनाई गई, जैसे बहुलतावादी संस्कृति, बहुत सारी संस्कृतियां से बनाई गई। नहीं, संस्कृति बहुल नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि संस्कृति एक ही होती है और वो मानवतावादी वैदिक संस्कृति है भारत की। यही संसार के लिए मार्गदर्शक हो सकती है और इसने ही संसार पर भारत का विश्व गुरु का नेतृत्व स्थापित किया था। दूसरी मैं बात कहूंगा प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण। जी, प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण की व्यवस्था भी बिल्कुल गलत है। इससे जो जातिवाद है और संप्रदायवाद है, इसको और हवा मिलती है। इस तरह का आरक्षण नहीं होना चाहिए। संरक्षण होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति को, जो असहाय व्यक्ति है, बेसहारा व्यक्ति है, उसको निकाल करके पीछे से आगे लाइए। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोगों ने वर्चस्व स्थापित करके राजनीति को अपनी बपौती बना लिया है। जो पार्टियां यहाँ पर स्थापित हो रही हैं, वो किसी न किसी परिवार की जागीर बन करके रह गई हैं, अधिकांश पार्टियां। यदि ऐसी स्थिति आ रही है तो इसका मतलब है कि ये प्रतिनिधित्व प्रणाली भी अपने आप में निरर्थक साबित हुई है। इसके अलावा शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रस्ताव जो किए गए हैं, वो धारा 51 में किए गए हैं। संविधान की जो धारा 51 है, उसमें भी मैं चाहता हूं कि वो गलत हैं और उसमें सबसे पहले भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए भारत विश्व शांति की बात करेगा। ये बात उसमें निश्चित रूप से आनी चाहिए, अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। अल्पसंख्यक शब्द का कहीं संविधान ने प्रयोग नहीं किया, 3 धाराओं में किया है, 29 में, 30 में
किया है और 350 ए और बी में किया है। यदि वो इन 4 धाराओं में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कर रहा है तो संविधान इस पर मौन है कि अल्पसंख्यक होगा कौन। अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। जब अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं तो अल्पसंख्यक है कौन। इसके अतिरिक्त मेरा यहां पर कहना यह भी है कि धारा 350 ए बी हो या 29 और 30 हो, उन सब में कहीं ना कहीं यह भी स्थापित होना चाहिए कि भारत के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अनिवार्यतः भारत के प्रति समर्पित रहेंगे, भारत के प्रति वफादार रहेंगे। नहीं तो उनके खिलाफ या कोई भी नागरिक हो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उसके कुछ न कुछ राइट टू वोट जो है, मताधिकार जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी कुछ चीजें इसमें मैंने डाली हैं। इसके अलावा आप देखिए संघ की अवधारणा। भारत संघ नहीं है जो कि भारत का संविधान कहता है। संघ का मतलब हो जाता है कुछ देश मिलकर के एक देश का निर्माण कर रहे हों। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ के तो राज्य हैं और वो अपने आप में भारत के प्राचीन काल से एक अंग रहे हैं, इसलिए संघ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से भारत की जो इंडिया नाम रखने की, इंडियन यूनियन नाम रखने की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तो मैंने इन चीजों को समाविष्ट करते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया था जो 2012 में प्रकाशित हुई थी और इसको बहुत अधिक लोगों ने पसंद किया। अच्छे विद्वानों की अच्छी कमेंट्स इस पर आई थी। तो मेरा इस पुस्तक के बारे में इतना ही कहना होगा।